नमस्कार दोस्तों। आज एमपीपीएससी मेंस का जो थर्ड पेपर था उसमें जो पार्ट वन है जो इकोनॉमी से संबंधित है, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है। आज के पेपर की सबसे अच्छी बात यह है कि 150 नंबर के पेपर में 75 प्लस, 75 तो मैंने यहाँ ऐसे ही लिख दिया, 75 प्लस नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट एमपी के इकोनॉमिक सर्वे से है। डायरेक्ट मतलब कोई छेड़खानी नहीं, आप सीधे कट पेस्ट करके पेपर में डालें। और इसीलिए मैंने हमेशा इकोनॉमिक सर्वे को डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने की कोशिश की, हालांकि बच्चे देखते नहीं थे उसको। बट आज अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज समझ पड़ेगी कि अगर हम पूरी किताबें पढ़ लें और एक केवल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें तो केवल 50% पेपर पूरा इकोनॉमिक सर्वे से जो है वो पकड़ सकते हैं। यहाँ पे कहाँ से, किस जगह से, किस पेज से कौन सा क्वेश्चन उठाया वो भी मैं एक ए टू जेड, पेज टू पेज जो है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आप सबका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अब आपको इतना बता देता हूं कि 2025 पीएससी अगर आप प्री फोकस कर रहे हैं या मेंस फोकस कर रहे हैं तो वो जो इकोनॉमिक सर्वे इस बार का है जो मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू सीरीज, उससे कितने क्वेश्चन आएंगे। जस्ट इसके पहले वाला जो पीएससी का प्री हुआ था, आप में से जिनने वो इकोनॉमिक सर्वे की क्लास देखी होंगी, उसमें से सीधे 10 क्वेश्चन पंच हुए थे सीधे क्लास में से। सेम जो है यहाँ पर होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट आज की क्लास इस बात पे निर्भर करती है कि आप नीचे कितने कमेंट्स करते हैं, कितना आपको जो है वो फ्रूटफुल लगा, कितना आप चाहते हैं कि वो उस पर हम काम करें। उन सब बातों को लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे और कितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं साथ में आज। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि कहाँ से वो 75 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन जो है वो पंच किए गए या पूछे गए। तो पहले मैं देखिए, किसी दिन अगर समय मिलेगा तो मैं आपको पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करा दूंगा एमपी का। बट ये वाला मतलब थर्ड पेपर, बट अभी मैं केवल इसके ऊपर आ रहा हूं कि इस बार का जो पेपर हुआ आज का उसमें कहाँ क्या क्वेश्चंस आए, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सीधे आ जाइए, यहाँ पे 7वें नंबर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के उद्देश्य लिखिए, ये उसने क्वेश्चन पूछा। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे पर जाएं, ये हमारे सामने इकोनॉमिक सर्वे, इसमें हमको जाना है पेज नंबर 56 के ऊपर। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे में इतनी बार पढ़ा चुका हूं कि आप सोच नहीं सकते। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा लिख रहा है, ये राज्य मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन। इसमें से आप कोई भी दो लाइन इसमें से उठा के लिखना था। पहला तो आपको दिख रहा था कि उत्पादन, उत्पादक मतलब मिलेट, यहाँ पर इसके उद्देश्य यहाँ लिखें, मिलेट फसलों के क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता को बढ़ावा देना, ये पहला हो गया। यहाँ पर अगर कहा जाए प्रदेश में कोदो कुटकी ज्वार रागी के क्षेत्र उत्पादन वृद्धि, ब्रांड मूल्य स्थापित करना, आपको दो लिखना हो तो दो लिख लीजिए, तीन लिखना हो तो तीन लिख लीजिए। यहाँ पर अगर कहा जाए, और तीसरा है उन्नत जो है अगर कहा जाए मिलेट फसल उत्पादन उत्पादों का प्रचार प्रसार हेतु गतिविधियों का आयोजन करना। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में, मैं एक का ही बता पाऊंगा, दोनों को अपन एक एक चीज को देखें तो बात वही होगी। इंग्लिश में भी लगभग वही, उसी के आसपास अगर आप पेज पे जाएंगे तो ये आपको स्टेट मिलेट मिशन। और सेम कट पेस्ट क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। आपको क्या प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के उद्देश्य लिखिए। और इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा हुआ है कि 2023 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया गया। ठीक है, और नीचे यहां पर अगर कहा जाए ये लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के उद्देश्य ये हैं। ये जो अगर कहा जाए कि अनेक कार्यक्रम गतिविधि उद्देश्य पूरा के पूरा यहाँ से आप चलेंगे, तो सीधा क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए पंच किया गया। दूसरा है मध्य प्रदेश के 6 विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसके लिए भी हमको इकोनॉमिक सर्वे पे ही जाना है। हम सीधे पहुंचे 151 पेज के ऊपर। ये तो मुझे, आप कहोगे सीधे कैसे, क्योंकि मुझे याद था इकोनॉमिक सर्वे मैंने आप लोगों को भी 8-9 क्लास पढ़ाई है अपने पीएससी वाले प्री के बैच में, उसमें से 3 क्लासेस मैंने यूट्यूब पे डाली थी। बट बच्चे देखना पसंद नहीं करते, 100-200 व्यूअर्स थे, तो मैंने फिर कंटिन्यू आगे उसको नहीं किया। अगर वो 3 क्लासेस भी देखते तो ये आपको बहुत हेल्प हो जाता। तो यहाँ आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे में ये विशेष आर्थिक क्षेत्र का है, और इसमें सीधे सीधे ये 6 के ही नाम लिखे। आपको कट पे अगर आपने पढ़ रखा था, अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने एक इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी, उसमें बताया था कि भाई आपको मध्य प्रदेश में इंदौर के आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे ऐसी जेड में, तो हम कैसे जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे। तो सीधे कट पेस्टेड है ना, इंदौर, क्रिस्टल आईटी पार्क, इन्फोसिस। और ये सेम क्वेश्चन आप अगर इसके पहले मेरा इकोनॉमिक सर्वे वाला, ये एमपीपीएससी प्री के जस्ट 8 दिन पहले मैंने क्लास ली थी, उसमें भी मैंने ये पूरी लिस्ट बताई थी कि आप ये एक जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम जरूर याद रखिएगा कि कौन से सरकारी हैं, कौन से प्राइवेट इकोनॉमिक जोन है और कैसे कहाँ काम कर रहे हैं। तो 5 वर्षों में 6 इकोनॉमिक जोन जो है अगर कहा जाए, ये सेम कट पेस्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। राइट द नेम ऑफ 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन मध्य प्रदेश, कट पेस्ट करके लिखना था। इसी क्रम में लिख देते तो नंबर आपके पूरे, मतलब इनमें नंबर कट ही नहीं सकते किसी के।
फिर आ रहा है 2023-24 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान करने वाले दो क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के अंदर। फिर हम जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर पहुंच गए, हमको सीधे जाना है पेज नंबर 112 के ऊपर, ये हम पहुंच गए। और ये आ गया है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में यहां पर आपको ये लिखा हुआ है कि टोटल द्वितीय क्षेत्र में कहां से कितना फंड है, दिख रहा है विनिर्माण से। यहाँ पर हम ये 2004, ये यहाँ क्या आंकड़े देखिए, ये द्वितीय क्षेत्र दिख रहा है, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अभी आपको दिख रहा है 2000। अब वो प्रश्न क्या कर रहा है ये भी आपको होना चाहिए, 23-24 पूछ रहा है। तो 23-24 में अपने को दिख रहा है कि निर्माण क्षेत्र सबसे ज्यादा, और दूसरे नंबर पे जो अगर कहा जाए विनिर्माण यानी कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और फिर तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर। ये सेकेंडरी सेक्टर है। सेम नीचे जो अगर कहा जाए ट्रिशियरी सेक्टर लिखा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन था यही। अगर आप 7 नंबर पेज पे, जहाँ आउटलाइन है, मैंने जब ये यूट्यूब पे भी डाला तो आउटलाइन वाले में भी ये मैंने बताया कि अगर आप ये आउटलाइन वाले पेज पर भी जाओगे तो इसमें जब जहां से शुरुआत हो रही है अर्थव्यवस्था, मतलब उसमें उसमें भी उन्होंने ये बताया कि भाई किस क्षेत्र में हमने कितनी ग्रोथ करी, किस क्षेत्र में हमने कितनी ग्रोथ नहीं करी। ये जैसे मैं ऊपर का भी दिखा देता हूं। अब आपको आज लगेगा कि यार ये चीज हम खाली एक यही पढ़ जाते तो हमारे 80-90 नंबर का पेपर जो पकड़ में आता। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होगा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, और बकायदा इसमें नीचे उन्होंने क्या करा है, ये लिस्ट बनाई है। ये लिखा हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र में कहाँ कहाँ है और द्वितीय क्षेत्र में किस क्षेत्र में ग्रोथ करी, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका। तो देखिए खुद लिखा है ना, निर्माण क्षेत्र का कितना है, 8.8%, मान लो थोड़ी देर के यहाँ पर। फिर जो है वो विनिर्माण का कितना दिख रहा है, 7.5। फिर विद्युत, गैस, जल आपूर्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई का कितना दिख रहा है, 3.3। ये टॉप 3 होगा। यही लिखना था। उसमें से दो पूछे थे उसने, दो आप आसानी से जो है वो कर सकते। आप सोचो एक के बाद एक एक क्वेश्चन भी हटाया नहीं मैंने, ठीक है। 1.7, 1.8, 1.9 और 1.10। अगला जो है वो है गांव की बेटी योजना। अब गांव की बेटी योजना के लिए हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं पे आना पड़ेगा। ये भी मैं कई बार जो अपने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, आपको यूट्यूब पे भी मैं ये आर्टिकल्स पढ़ा चुका हूँ, ये सब पहले। हम ये चले गए उच्च शिक्षा में। पहले ही जो अगर कहा जाए लाइन में लिखा है, प्रश्न को पढ़ो और देखो कि कट पेस्ट है कि नहीं। मध्य प्रदेश में संचालित गांव की बेटी योजना का उद्देश्य लिखिए, कट पेस्ट देखिए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रतिभावान छात्राओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाना, पहला। उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, दूसरा। ये 2 पॉइंट लिख ले आते तो 2 नंबर पक्के थे। और कट पेस्ट है, सीधा सीधा कुछ भी नहीं। देवारण्य योजना के मुख्य उद्देश्य लिख लिए, ये भी बिल्कुल कट पेस्ट अगर कहा जाए। इसी के लिए फिर हम जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि कृषि और स्वास्थ्य से संबंधित उस पे जाएं, देवारण्य एग्जैक्टली स्वास्थ्य विभाग। तो आपको जाना पड़ेगा इकोनॉमिक सर्वे में हेल्थ वाले चैप्टर के ऊपर। हम पहुंच गए हेल्थ वाले चैप्टर के ऊपर। अब आप देखिए प्रश्न को देखिए ध्यान से। प्रश्न क्या पूछ रहा है, देवारण्य योजना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। आंसर देखिए, ये सबसे पहले आप यही देख रहे हैं, समझिए। और इसी नेचर में देख रहे हैं। और मैंने हमेशा ये कोशिश करी कि इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छे से पढ़ाऊं, पर आप ना तो बच्चे चैनल फॉलो करते हैं, ना उसको लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना जो अगर कहा जाए कि उसमें कमेंट लिखते, तो लगता है कि हम प्रयास गलत कर रहे हैं। प्रश्न पत्र कहाँ से आता है ये तो मालूम है। अभी जैसे इससे पहले मैंने एक हिस्ट्री का पेपर डाला है बना के, फर्स्ट पेपर, और 150-200 बच्चों ने उसको देखा। आप उसको एक बार देखोगे तो आपको एहसास होगा कि एक्चुअल वो पेपर कितना आसान था, कैसे आसानी से किया जा सकता। पर उसको लोगों ने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, तो अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसमें तो। अब ये लिखा, राज्य शासन की देवारण्य योजना प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य लिखा, विशेष रूप से जनजाति सीमांत किसानों की आजीविका प्रदान करना, नंबर 1। आयुष औषधियों के उपयोग को जो है वो बढ़ावा देना, नंबर 2। और सुगंधित जो है वो औषधि और सुगंधित पौधों को बढ़ावा देना और उनके लिए समाधान करना। आप चाहो तो तीनों लिख देते, आप चाहो तो दोनों लिख देते, एक के बाद एक। अगला, मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए चलाई जा रही योजना। अब इसके लिए हमको शेड्यूल ट्राइब की योजनाओं वाले टॉपिक पे जाना पड़ेगा। हम सीधे चले जाते हैं शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, 302 पेज की, ये हम पहुंचे। जब आप शेड्यूल ट्राइब के लिए आप जाओगे, ये यहाँ पर ये साफ लिखी है तीनों योजना, ठीक है। ये योजनाएं चल रही हैं, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना, वित्त पोषण योजना। ये तीनों के तीनों योजना कट पेस्ट पूछी गई। अब आप खुद देखिए एमपी के क्वेश्चन कितने आए हैं। यहां से मैं अगर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखूं, एक मिलेट वाला, एक आर्थिक क्षेत्र वाला, 2 द्वितीय क्षेत्र वाला, 3
गांव की बेटी 4, ठीक है, देवारण्य 5 और जनजाति वाला 6। 6, 12 नंबर सीधे यहां से कट पेस्ट हो गए। इधर उधर खसका भी नहीं। आप में से कोई ये नहीं लिख सकता कि नहीं सर ये तो पूछा ही नहीं, ऐसा तो लिखा नहीं। जैसा वर्ड लिखा है वैसा के वैसा इकोनॉमिक सर्वे पे लिखा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि इधर उधर जो है अगर कहा जाए उसने कुछ छेद कर दी। हाँ, अब ये अगर कहा जाए स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तो नहीं बन सकते यहाँ पर, तो उसके लिए मैं अलग से कराऊंगा पूरा। अब हम आ जाते हैं सीधे 7 नंबर पर। 7 नंबर में भी अगर जैसे हम एमपी पे जाते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले बहुआयामी निर्धनता सूचकांक क्या है, इसका आयामों और संकेतों को बताइए। अब इसको आप दो जगह से, एक तो मैंने जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कई बार यूट्यूब पे पढ़ाया कि इसमें बहुत अच्छी जो टॉप 3 स्टेट्स हैं जो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकली, उसमें मध्य प्रदेश हमेशा आता है। तो प्रश्न आ सकता है। चलो किसी को लगे कि यार आपने पढ़ा है वो एक अलग बात है, अभी बताओ कि इकोनॉमिक सर्वे से भी लिंक कर सकते हैं क्या। हाँ, तो इकोनॉमिक सर्वे में हम सीधे जो अगर कहा जाए पहुंच गए पेज नंबर 203 के ऊपर, ये हम आ गए 203 पेज। अगर आप 203 को देखेंगे, पूरा एक आर्टिकल छपा हुआ है, गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रयोग। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नीचे इंडेक्स लिखे हैं पूरे, ये बकायदा लिखा कि जो अगर कहा जाए कि गरीबी आयाम के लिए सबसे अधिक, ये पूरा इंडेक्स का आर्टिकल लिखा हुआ है कि किस किस में कहाँ। जैसे लिखा ना कि मध्य प्रदेश में गरीबी की तीव्रता इतने इतने से, आप अगर ये लिखते बहुआयामी गरीबी इसमें क्या क्या थे सूचकांक में, ये लिखा हुआ है। गरीबी की सघनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, तीनों आयामों का औसत प्रतिशत को ध्यान में रख के वंचित लोगों के लिए निकाला गया। इसमें ये नीचे जो अगर कहा जाए अलग अलग जो है वो पूरा आर्टिकल छपा हुआ है A to Z। कुछ भी इधर उधर नहीं खसकाया, पूरा कट पेस्ट। और बाकी तो आप में से सबने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लिए पीआईबी को, कभी भी आप पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे, बहुआयामी गरीबी के ऊपर इतना सरकार ने प्रचारित किया है, प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी, क्योंकि देखिए हमने गरीबी से नहीं निकाला जनता, मल्टी डायमेंशनल बहुत सारे प्रोस्पेक्ट में देखें तो गरीबी से बाहर निकला। वो एक अलग जो है अगर कहा जाए प्रश्न है। तो ये बिल्कुल सीधा कट पेस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए मध्य, आप ध्यान से देखिएगा, मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद अभी खूब चल रही है, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल, ये जितने भी हम लोग अगर कहा जाए इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव और ये सब कर रहे हैं ना, इसमें ट्रेड प्रमोशन काउंसिल बहुत काम कर रहा है। अब प्रश्न है कि ये प्रश्न आया कहाँ से। तो इसके लिए हम जाएं सीधे सीधे अगर कहा जाए इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, पेज नंबर यहाँ पर मैं सीधे टाइप कर देता हूँ 116। ये हम पहुंच गए यहाँ, सॉरी 116 नहीं, 116, 146, 146 पे जाएं। अब आप ध्यान से देखिएगा, है ना, प्रश्न को समझिएगा। आपको लगेगा कि यार क्या तो मजाक है, सीधा कट पेस्ट कर रहा है पेपर वाला। प्रश्न को पढ़िए, मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद की महत्वपूर्ण गतिविधियां लिखिए और सॉल्यूशन में पढ़िए। ठीक है, ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार है। मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद की कुछ, ये यहां से कट पेस्ट करना था आपको पूरी गतिविधियां। निर्यात सुविधाओं को आपको अगर इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर लो, इसको आप इंग्लिश में जाओगे तो 134 पेज के ऊपर इंग्लिश में भी है सेम आर्टिकल। थोड़ा बहुत आगे पीछे का रहता है, ये देखिए। ठीक है, द एक्सपोर्ट जो है वो फैसिलिटेशन जो है वो बढ़ाना है इसके अंदर। ठीक है, एक्सपोर्ट को बूस्ट अप करना है। यहाँ पर ट्रेड को कैसे अगर कहा जाए मैनेज किया जाए, आपका कट पेस्ट आप खुद देखो, क्या यही प्रश्न नहीं है। अगर ऊपर से देखा जाए मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां लिखिए इस प्रकार हैं, यही उसने कट पेस्ट करके लिखिए। मैं तो जब ये, क्योंकि मुझे तो क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे से याद है ये कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, ऐसा नहीं है कि फिगर याद है। बट जब ये पेपर मैंने आज जब मुझे मिला 1:30 एक बच्चे ने भेजा मुझे स्कैन करके, मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया। मैंने कहा यार इकोनॉमिक, और मैं चीख चीख के अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, मैंने तो 7-8 क्लास पढ़ाई थी अपने इकोनॉमिक सर्वे के अपने स्टूडेंट्स से, कि आप इकोनॉमिक सर्वे अगर पूरा अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इकोनॉमिक, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ ना, अभी आप लगातार, अभी वहां पर आपने देखी लगातार अगर कहा जाए 5-6 क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले मिले। अब यहाँ देखो 2.4 से शुरू करा आपने, 2.4 मिल गया है, 2.5 मिल गया, आप सीधे आते हैं 2.6। मध्य प्रदेश में एमएसएमई के विकास हेतु अपनाई जाने वाली योजना है। अब इसके लिए हमको जाना पड़ेगा एमएसएमई वाले पे, तो इकोनॉमिक सर्वे पे हम जो है वो चले गए सीधे एमएसएमई पर, हम ये पहुंच गए एमएसएमई। ये आ गया एमएसएमई, अब यहाँ से है ना, ये लिखा हुआ है एमएसएमई पहल। तो आपकी कहानी यहीं से शुरू होती। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एक इकोनॉमिक्स ये पूरा पेपर एक दिन में अलग से अच्छे से सॉल्व करा दूंगा। अभी मेरा उद्देश्य है कि आपको ये समझ पड़े कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पंच किया गया।
डायरेक्ट कट पेस्ट कहाँ से? तो मैं दिख रहा है कि मध्य प्रदेश एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 में लाई गई। अब एमएसएमई के लिए वो प्रश्न क्या कर रहा है? वो प्रश्न कर रहा है योजनाएं। यहाँ आपको इतनी योजनाएं लिखी उन्होंने, उद्यम क्रांति योजना, ठीक है, ये पहला आप यहां से जो है वो नीचे लिख दोगे, फिर नीचे जाओगे तो ढेरों, और अगर कहा जाए इसके अंदर पूरा योजनाओं का एक, एक जिला एक उत्पाद योजना, ये नहीं, ये पूरा क्वेश्चन यहीं से। मैं कहता हूं कि आपको 7 नंबर का क्वेश्चन था, अगर आप मध्य प्रदेश जो अगर कहा जाए उद्यम क्रांति योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, स्टार्टअप इकोसिस्टम योजना, मध्य प्रदेश स्टार्टअप योजना, जो अगर कहा जाए यही लिखे आते, नीचे जाते ही नहीं। अभी तो नीचे जो है अगर कहा जाए बहुत सारी योजनाएं, तब भी आपको जो है अगर कहा जाए आंसर या नंबर मिल जाता, तब भी, क्योंकि क्वेश्चन तो उसने कट पेस्ट ही किया है, कुछ उसने जो है अगर कहा जाए हटाया नहीं। अगला है मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 से 2022-23 के मध्य राज्य करों की जीडीपी में योगदान को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन फिगर वाला है और इसको स्टडी के साथ पूछा गया, बहुत ही सरल और सहज क्वेश्चन। कंटिन्यू, इसके लिए हमको सीधे जाना पड़ेगा ऊपर, जहां जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के आंकड़े, तो हम सीधे पहुंच गए पेज नंबर 21 के ऊपर। अब ध्यान से देखिए प्रश्न जो पूछा गया, वो प्रश्न कट पेस्ट है। यहाँ पर ये राज्य का कर राजस्व, ये आंकड़ा पूछा उसने 2019-20 से 2022-23 तक। ये आप देखो, पहले प्रश्न को पढ़ लो। 2019-20 से 2022-23 तक राज्य करों में जो है, करों की जो स्टेट जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन। तो अब अगर हम यहां से जाएं तो हमको दिख रहा है कि लगातार जो अगर कहा जाए स्टेट की जो जीडीपी है उसमें स्टेट टैक्स, अभी मैं लिखता तो कैसे लिखता, यही कट पेस्ट उठाता ये यहाँ पर, कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक राज्य की जो जीडीपी है या जीएसडीपी है, उसमें राज्य के कर या स्टेट टैक्स का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ा है। जहां 2019-20 में ये यहां से आंकड़ा लिख सकते थे कि राज्य में, राज्य के जो कर थे उनसे में 55,855 करोड़ रुपए जो है वो राजस्व प्राप्त हुआ, जो लगभग कुल राजस्व का 6.16% था। वे बढ़ते बढ़ते अगर कहा जाए 2023-24 के आंकड़ों में 86,500 करोड़ पहुंच गया, और यहां पर आंकड़ा हो गया 6.2। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राज्य के कर जो अगर कहा जाए राज्य की अर्थव्यवस्था में लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वाणिज्य कर विभाग जो अगर कहा जाए जो काम कर रहा है, उससे लोग ज्यादा से ज्यादा कर दे रहे हैं। कर राजस्व की बढ़ोतरी से राज्य की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। अब आपको लिखना था, आंकड़ा मैंने आपको बता दिया। प्रश्न कहां से पूछा? एसजीएसटी के प्रतिशत के रूप में राज्य प्राप्तियों की संरचना, यही प्रश्न है, ध्यान से देखो, बस उसको योगदान के रूप में। सेम कट पेस्ट है क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछा उसने, सीधे के सीधे कट किया, पेस्ट किया, और यहां से जो अगर कहा जाए इस पे पेस्ट किया। और यही क्वेश्चन प्री में भी आते हैं, प्री में भी यही क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछेगा 2023-24 में राज्य कर का जो है वो प्रतिशत लिख दो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कितना जो है अगर कहा जाए कंट्रीब्यूट हुआ। यहाँ पर अगर कहा जाए ये आपको पता होना चाहिए कि 6.16 था कि 6.24 था, ये आंकड़े तो आएंगे यहाँ पर, और इसको आप चाहते तो पढ़ लेते, यही व्यवस्था उसने दी। और राज्य कर में अगर कहा जाए योगदान में जाते तो फिर नीचे चले जाते। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि भाई जो राज्य कर हैं, उन राज्य, ये पूरे राज्य के जो अगर कहा जाए कर राजस्व, इस कर राजस्व में हमको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से मिल रहा है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है एक तो स्टैम्प से, और दूसरा कहाँ से मिल रहा है हमको? वाहन कर से। आपको देखा होगा वाहन कर बहुत होता है, यानी जो अगर कहा जाए रोड टैक्स। इसको आप ऐसे समझिए कि अभी इस साल 2024 में मार्च में उज्जैन जो व्यापार मेला था, तो पहली बार उज्जैन में व्हीकल के टैक्स के ऊपर 50% की छूट थी। आप इंटरनेट पर अगर कहा जाए टाइप करोगे जो है उज्जैन व्यापार मेला, तो आपको लाखों लोग जो है अगर कहा जाए उसमें गए, और हजारों की तादाद में गाड़ियां उसमें बिकी, क्योंकि जिस गाड़ी पे 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा था उस पर अगर 1 लाख लग रहा है, क्योंकि 50% टैक्स की छूट थी उसमें। ऐसा ग्वालियर व्यापार मेले में जमाने से होता है। बट हर आदमी ग्वालियर नहीं जा सकता ना, उज्जैन ऐसा है ठीक है कि आसपास है, इधर वाला जो है वो जा सकता, तो आप यहीं से डाल देते। आप आसानी से ये लिख सकते थे कि भाई जो है वो राज्य के करों में भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू, स्टैंप रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो अगर कहा जाए एक्साइज ड्यूटी है जो है वो, ये सब यहीं से डाल, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, कहीं और से नहीं पूछा गया। फिर अगला जो है वो 2.8। अभी आप खुद देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, कंटिन्यू लेके चल रहे हैं हम लोग। हमने कहानी शुरू करी 2.4 से, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहला योजना, अब कई लोगों ने लाडली बहना योजना, मैंने भी पढ़ा है,
वेबसाइट पे लाडली बहना योजना के उद्देश्य भी थे। पर कैसे वो महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक कर रही, तो आंकड़े तो लिखना पड़ेगा। आंकड़े नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। तो आंकड़े के लिए जो अगर कहा जाए, हमको जाना पड़ेगा कहाँ, सीधे आर्थिक सर्वेक्षण पे। तो हम ये आर्थिक सर्वेक्षण पे गए, पेज नंबर 187 के ऊपर। तो जब आप 187 पेज देखोगे तो आपको लगेगा यार, अब यहाँ पूरा आंकड़े सहित लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवारों के निर्णय में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए योजना प्रारंभ की गई। ये तो मतलब आउटलाइन ये यही होगी, किस प्रकार सिद्ध हो रही है यहाँ पर अगर कहा जाए। यहाँ फिर जो अगर कहा जाए, इसका पूरा ये लिखा हुआ है नीचे कि भाई जो अगर कहा जाए कि कैसे जो है वो आप महिलाओं को जो है वो, तो यहाँ पर आपको नीचे पूरा विस्तार से लिखा हुआ कि भाई महिला सशक्तिकरण में तेजी आई। जैसे ये आप यहाँ से आंकड़े लिखोगे कि इस योजना के कारण महिला सशक्तिकरण में तेजी लाने के लिए, ठीक है, सरकारी योजनाओं की निगरानी, आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 60,831 गांवों में, सरकारी गांवों में लाडली सेना का गठन किया गया। ये सब नीचे जो है अगर कहा जाए आंकड़े, हमें दिख रहा है कि इस योजना के कारण परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका हुई, ठीक है, पोषण स्तर में उनके सुधार हुआ। जैसे जो अगर कहा जाए कि आपने देखा होगा कि महिलाओं में भी कुपोषण की बहुत इश्यूज हैं। कई बार जो है प्रेगनेंसी के दौरान, जब बच्चे के प्रसव पीड़ा जब होती है, उस दौरान जो है वो ब्लीडिंग के कारण मृत्यु हो जाती है। आंगनवाड़ियों में तो फंड आ ही रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी कमियां हैं। तो आप कम से कम किसी तरीके से हम उनको एम्पावर करें। उनको एम्पावर करने के लिए ये योजना जो है लाएगी। तो मतलब सीधा आंसर आपको यहाँ, हाँ, अभी आपको लगता है आप लाडली बहना योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां भी लिखा हुआ मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अलग से, अभी मेरा उद्देश्य आज की क्लास का ये है कि भाई आप अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़े हुए हैं, तब आप क्वेश्चन तक जा सकते। तो अगर मैं अभी जैसे एक सिंपल सी लॉजिक करूँ, 2.8 है ना, अभी 2.9 10 तो नहीं मिलेंगे क्योंकि इतने ही। अब अपन देखें कहाँ से कहाँ तक। यहां अगर हम देखें 2.4 से 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 7 पंजे 35, 35 नंबर का पेपर तो यही हो गया। 7 नंबर वालों में ही 35 नंबर के आ गए। आप सोचिए 70 में से 35 नंबर, 35 मतलब वो 50%। जैसे ऊपर मैंने जो स्लाइड बनाई वो वैसा की वैसा यहाँ भी लिखा सीधे। और ये भी मैं बता सकता हूँ चाहूँ तो आपको, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में दिखा सकता। बट इसको क्या है, लिंक करके क्वेश्चन बनाया है। तो वो मैं अभी नहीं चाह रहा, मैं तो अभी सीधे कट पेस्ट पे ही जा रहा हूँ कि कट पेस्ट कैसे हुआ। अब आपको सीधे मैं बड़े प्रश्न पे ले जाता हूं। बड़े प्रश्न के कट पेस्ट को देखो। बड़े प्रश्न में आज सबसे पहले जब पेपर हुआ तो एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, ठीक है, उसने कहा सर ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है। मैंने कहा अभी तो तुम तैयारी करो, पहले मैं वही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सबसे नीचे आप जाइए बड़े क्वेश्चन पे, यानी 10 नंबर वाले पे। तो 10 नंबर वाले में क्वेश्चन आया है यहाँ, ये 3.4। पूरे बताऊंगा, 4 क्वेश्चन 40 नंबर के बड़े में भी आया। आप सोचो कि आप तो 90 पे पहुंच गए। ये प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं पे विस्तार से प्रकाश डालिए। उसने कहा सर दिमाग खराब हो गया मेरा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा सर, कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि आप इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा है ही नहीं। मैंने तो पढ़ाने की कोशिश करी हमेशा बच्चों को। ये मैं गया इकोनॉमिक सर्वे। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कट पेस्ट। पूरा आर्टिकल है, मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजना। ये और इतनी योजनाएं है ना कि 3.4 में 2 पेज नहीं 10 पेज तक लिख सकते हो, अगर एक एक योजना को एक एक लाइन में लिखते हो। ये लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकाल कल्याण मंडल द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाली। ये आगे प्रसूति सहायता योजना चल रही है, विवाह सहायता योजना चल रही है, मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता योजना चल रही, आयुष्मान भारत निरामय योजना चल रही। आप खुद देखो कि यहाँ 20 योजनाओं की लिस्टेड है। 20 ही लाइन है 2 पेज में, ठीक है। मतलब अगर केवल आप योजनाओं का नाम ही, और मैं कहता हूं योजनाओं का नाम, चलो आप कहोगे सर इतनी योजनाएं मैं कैसे याद रखूं। अरे एक बार आप पढ़ जाते तो आप अंदाज से भी योजनाओं तक चले जाते कि यार कौशल प्रशिक्षण के लिए भी योजना चल रही है, विदेश अध्ययन के लिए भी योजना चल, मतलब देखिए जो हम ऐसे समझ लें कि भवन और अन्य सन्निर्माण जो कर्मकार है, एक्चुअल क्या है कि जो लेबर होती है ना कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो लेबर काम करती है, जितना भी अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी बात, उनके लिए सरकार क्या करती है, कुछ योजनाएं चलाती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। मध्य प्रदेश में एक और चीज मैं अनोखी बताऊं जो आपको नहीं मालूम,
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा योजनाएं श्रम विभाग की ही चल रही हैं। आप नंबर ऑफ जो है वो मैक्सिमम स्कीम इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश अगर टाइप कर दोगे तो केवल लेबर डिपार्टमेंट की ही योजनाएं चल रही हैं, जो कम से कम 30 से 40 योजना, इतनी योजनाएं लेबर डिपार्टमेंट की चल रही है। और श्रम विभाग के पोर्टल के ऊपर जाओ, जिसमें से जो अगर कहा जाए संबल योजना, तो इस क्लास में सबने रट रखी हो, वो भी आप इसमें डाल सकते थे, वो भी इसी के साथ जोड़ सकते थे। बट यहां पर हमारे सामने जो है अगर कहा जाए लिंक आ गया, तो हमें ये 20 योजनाएं दिख रही। पंजीकृत भवन और अन्य श्रमिकों की संतानों हेतु स्कूल छात्रवृत्ति योजना, मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्मान कामगारों की सीखो कमाओ योजना, ये पूरी 20 योजना। तो आपको प्रश्न क्या किया, प्रश्न यही पूछा कि संचालित योजनाओं, वो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भाई इस पर प्रकाश डालो। तो ये आपको ये बोलना कि इस जो अगर कहा जाए भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार से जुड़े हुए श्रमिकों, और मुख्य रूप से इससे जो असंगठित लोग जुड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में मुख्य योजना इस प्रकार से डस 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 डस, इनमें से आप 12-13 योजना भी, हम तो कहते हैं आप एक बार देख जाते तो आप मन से भी लिख देते कि खिलाड़ियों के लिए योजना चल रही है, आप लिख देते खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, कौशल प्रशिक्षण योजना, उच्च शिक्षा के लिए योजना, स्वास्थ्य सुधार के लिए योजना। गलत नहीं करता भाई, गलत नहीं करता। साइकिल अनुदान के लिए योजना, कट पेस्ट ही तो था प्रश्न ये अगर कहा जाए, और कुछ तो ये नहीं पूछा उसने। तो ये तो मैंने आपको बताया सीधे 10 नंबर, है ना। अब मैं सीधे आऊं 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे, पहले से ही शुरू कर रहा हूं। मतलब ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि आपको ये समझ पड़े कि यार कैसा प्रश्न जो है अगर कहा जाए यहाँ पर आपको है। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखिए, ये तो भाई ऐसा है कि ये वाला तो आपको नहीं मिलेगा। अभी हम सीधे आ जाते हैं 3.2 के ऊपर। अब 3.2 में जैसे लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा प्रबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाते हुए यहाँ पर स्पष्ट करना, ये क्वेश्चन है। मैं भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में अब सबसे आखिरी में दिखाऊंगा, बट ये डायरेक्ट नहीं, मतलब ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऊपर एक आर्टिकल है पूरा इकोनॉमिक सर्वे में, वो अगर आप पढ़े होते तो ये क्वेश्चन तक चले जाते। पहले तो हम ये देखें कि जो डायरेक्ट है उसकी पहले बात कर ले। तो 3.3 और 3.4 तो डायरेक्ट ही, और इसके पूरे क्वेश्चन जैसे पहला, मध्य प्रदेश राज्य में मत्स्य विकास के लिए संचालित प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए, है ना। अब हम सीधे इकोनॉमिक सर्वे पे चले। अभी एक तो देखो बड़े क्वेश्चन में आपको 10 नंबर का वो हो गया, 10 का ही हो गया, इसके नीचे वाला 10। इकोनॉमिक सर्वे में भी 5 में से 4 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लिंक कर सकते, 3 तो लिंक कर ही सकते। तो 3 क्वेश्चन अगर सीधे हो गए तो 30 नंबर ये, अभी आपने 35 वहां पर देखे, 30, 35, 65 तो ये होगा। और वो 2 नंबर वाले तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि 75 से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पेपर यहाँ से पंच हुआ है। अब आप इस प्रश्न को ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन जो है वो पंच किया गया। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा इकोनॉमिक सर्वे में, सीधे हम जाते हैं कृषि वाला, कृषि भी पढ़ाया है मैंने। अब मत्स्य विकास, ठीक है। अब मत्स्य विकास के लिए आपको वो पहले तो प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजनाओं को पूछ रहा है, तो हमको सीधे योजनाओं पे ही जाना पड़ेगा। तो एक आउटलाइन तो अगर आप इसको पढ़ लेते तो आउटलाइन बता सकते कि भाई जलीय कृषि स्वरोजगार के साधन के रूप में बढ़ रही है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, इसलिए यहाँ मत्स्य विकास की जो है वो असीम संभावनाएं हैं। मत्स्य विकास के लिए जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के सभी डैम और उससे जुड़े हुए जलाशय जो अगर कहा जाए एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं यहाँ पर। बरगी इंदिरा सागर जैसे जल निकाय मछली उत्पादन में बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये तो एक बेसिक है। अब हमको आना है कि प्रश्न जो था, तो ये प्रश्न जो अगर कहा जाए उसके लिए हम सीधे नीचे आ गए, ये योजनाएं शुरू। पहला मत्स्य विकास योजना, अब आपको इसको आउटलाइन के साथ 2-3 लाइन भी लिख देते हैं हम तो। पहला हो गया मत्स्य विकास, फिर दुर्घटना बीमा योजना, आपको लिखना है प्रधानमंत्री मत्स्य धन योजना के तहत मछुआरों के लिए, दूसरी हो गई 3 नंबर लाइन में ये जाती। मुख्यमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना, ये हो गई। यहाँ पर ग्रामीण तालाब झींगा पालन योजना, ये 4 हो गई। मछली किसानों के लिए प्रशिक्षण योजना, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ब्याज सब्सिडी योजना, यहाँ पर ये सब जो अगर कहा जाए आप इसके अंदर डाल सकते, आसानी से आप नंबर ला सकते थे अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, या जिस टीचर ने आपको पढ़ाया होगा उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इन चीजों को कराया होगा, तब आप आंसर तक जो है वो आसानी से पहुंच सकते थे इस क्वेश्चन के। सेम अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन सुविधा को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत, ये तो मन से भी लिख सकते थे। मन से भी हम देख रहे हैं कि रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं,
इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, वाटर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश ने फिल्म टूरिज्म पॉलिसी बनाई है। अभी बहुत सारी, ये मन से भी लिख सकते थे, लेकिन मैं अभी मन की तो बात ही नहीं कर रहा। मन की तो बात मैं जब इसको पूरे पेपर्स को, आज के वीडियो के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कितना मुझसे पेपर सॉल्व करवाना है, तब मैं आपको बताऊंगा पेपर आ कहाँ से रहे हैं। और इसमें नहीं पता हो तो आंसर, ये क्वेश्चंस आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ते तब भी मैं आपको आंसर तक ले जाता। बट शर्त है कि उसके के लिए अप्रोच कैसे होगी। तो उसके लिए आप हिस्ट्री वाला जरूर देखिएगा पेपर, तो आपको समझ पड़ेगा कि एक्चुअल मैंने 2 घंटे मेहनत करके उसको बनाया। बच्चों ने देखा ही नहीं, तो जब देखा ही नहीं तो मैंने फिर दूसरे पेपर करे ही नहीं सॉल्व। मैंने कहा कि अब अपन मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन बच्चों को पसंद नहीं। देखिए, गिव एंड टेक है ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर। गिव एंड टेक है, आप कोई चीज कर रहे हो, उसका रिस्पॉन्स उधर से आ रहा है, तो या तो लाइक के रूप में आएगा, कमेंट के रूप में आएगा, या नंबर ऑफ व्यूअर्स के रूप में आएगा, या नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। इससे हमको समझ पड़ता है कि हमारा जो देने का तरीका है वो कितना सामने जा रहा है। तो यहाँ तो हमको दिख रहा है कि हम मन से भी कर सकते हैं कि फिल्म टूरिज्म को बढ़ाने के लिए फिल्म टूरिज्म पॉलिसी बनाए। लेकिन क्या इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट क्वेश्चन है? यस, इकोनॉमिक सर्वे में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके लिए हमको इकोनॉमिक सर्वे पे फिल्म टूरिज्म वाले उस पे जाना पड़ेगा। हम सीधे चले गए मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटन। अब सबसे पहला जो प्रश्न था वो कट यहीं आपको पहली लाइन में ही जो अगर कहा जाए आंसर मिल गया। पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नीतिगत प्रयास, क्या क्या आप पॉलिसी बनाए, ये यहीं लिखा हुआ है पहले आंसर। नीचे तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में सरकार पर्यटन सुविधाओं जैसे आवास, परिवहन, बुनियादी सुविधाओं के सुचार के लिए बहुत प्रयास कर रही है। राज्य में पर्यटन अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, प्रचालन, अनुरक्षण, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश वाली पे जाओगे तो इंग्लिश में भी इसके आसपास ही मिलेगा, मतलब 2-4 नंबर पेज इधर उधर होते। उन पर्यटन परियोजनाओं को अनुदान प्रदान करती, निजी निवेश को स्थापित करे, ये कट पेस्ट था। इसके अलावा नीचे यहाँ पर ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे योजना, ठीक है, प्रोजेक्ट हम सफर, क्लीन डेस्टिनेशन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजनाएं, ये आ गई। और फिर नीतिगत, उसने प्रश्न जो पूछा था ये तो आउटलाइन हो गई। नीतिगत प्रयास, आप कहोगे साला क्या नाटक है, नीतिगत प्रयास उसने कट पेस्ट कर लिया मतलब वहां से। तो नीति निवेश को आकर्षित करना, पर्यटन में हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को ला रहे हैं। कह रहे हैं कि आप आइए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए, हम तो तैयार। फिल्म टूरिज्म में तो यही कर रहे हैं। अभी एक फिल्म आने वाली भूल भुलैया 3, है ना, देखिएगा उसमें ये पूरा ओरछा के टेम्पल्स को दिखाएंगे। इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जो जिनमें मध्य प्रदेश टूरिज्म को, पाकीज़ा फिल्म देखो जमाने पहले, अब जो है वो है मीना कुमारी की। उसमें आप ध्यान से देखोगे तो नर्मदापुरम का ब्रिज और सुहागपुर पड़ता है नर्मदापुरम जिले में, उसका स्टेशन दिखता है पाकीज़ा में। दिल दिया दर्द दिया में पूरी मांडू की शूटिंग, ठीक है। किनारा, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान, ये फिल्म देखो पूरा मांडू। आपको घूमने, आज को वो असरफी महल आया था ना कल क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, वो किनारा मूवी देख लो एक बार। आपको असरफी महल पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पूरे मांडू के टूरिस्ट प्लेसेस की को एक्सप्लेन किया शुरू में आधे पौन घंटे, उसी पे पिक्चर मांडू मांडू घूमता है उसमें यहाँ पर। तो आपको नीतिगत पहल क्या दिख रही है? ये नीतिगत पहल के लिए आर्टिकल, ये पूरा आर्टिकल है। जैसे भूमि आवंटन नीति, विभाग की भूमि और संपत्तियों को निजी निवेशकों को पट्टे पे देना। जल पर्यटन नीति के तहत कैंपेन और साहसिक पर्यटन के लिए लाइसेंसिंग जो है वो प्रदान करना। निवेश संवर्धन के लिए पर्यटन विभाग को अधिक जो है वो अधिकार देना, ठीक है। रोड शो आयोजित करना, फिल्म टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा देना। ये है नीतिगत पहल जो आर्टिकल आया है। तो आप खुद सोचिए, ये पूरा क्वेश्चन कट पेस्ट है कि नहीं? मतलब ये वाला और इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन कट पेस्ट, दो क्वेश्चन तो सीधे कट पेस्ट है। सीधे आप कहोगे सर ये मध्य प्रदेश वानिकी से संबंध क्षेत्रों में संचालित सरकारी योजना है, ये भी सीधा कट पेस्ट है। इसमें कहीं कोई जब अगर कहा जाए आपको मेहनत नहीं करना, इसके लिए आपको सीधे जाना है 261 पेज के ऊपर। यहाँ सीधे कट करिए, 261 पेज पे एंटर हो जाइए। मैं कराऊंगा आपका इकोनॉमिक सर्वे, है ना, शर्त वही है कि 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा तो करा दूंगा। अब ये बना है, प्रश्न पहले समझ लो, ठीक है। मध्य प्रदेश वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की प्रगति, प्रगति पूछ रहा है। यही मिलेगी प्रगति और कहीं नहीं मिलेगी। बाकी जगह योजनाएं मिल सकती हैं किसी किताब में लिखी, पहले क्या था अभी क्या डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर। तो ये नीतिगत पहल, ये देखो यहाँ पर, यहाँ अब आप नीचे जाओगे तो इसमें आपको पूरा, ये अगर कहा जाए वन विभाग के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनमें हमने क्या क्या जो है अगर कहा जाए, जैसे बांस मिशन,
है ना। नीतिगत पहल में बांस मिशन में जो अगर कहा जाए, आपको ये दिख रहा है आंकड़े लिखे हुए कि कहाँ कहाँ जो अगर कहा जाए बांस मिशन के तहत क्या हो रहा है, यही जो अगर कहा जाए आपको इसमें से कट करना, यही और कुछ जो अगर था, वन विभाग की जो अगर कहा जाए नीतिगत पहल। तो आपको पूछ रहा है वानिकी और संबद्ध क्षेत्र, वानिकी का मतलब है फॉरेस्ट्री, और उससे संबद्ध क्षेत्र। अब संबद्ध क्षेत्र में तुम चीता प्रबंधन योजना भी लिखते तो गलत नहीं होता ना, क्योंकि वो फॉरेस्ट्री से ही लिंक है। जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए योजना लिखते तो गलत नहीं होता ना, क्योंकि वो फॉरेस्ट्री से लिंक है। मध्य प्रदेश बांस मिशन को लिखते तो वो फॉरेस्ट्री से लिंक है। ठीक है। ये लघु वनोपज के लिए क्या काम हो रहा है ये लिखते तो वानिकी से लिंक है। यहाँ पर यही तो पूछ रहा है वो प्रश्न, कुछ और थोड़ी पूछ रहा है। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना लिखते, वो वानिकी से जो है लिंक है यहाँ पर। यही प्रश्न उसने पूछा था, और ये प्रश्न अभी एक जगह आपके फर्स्ट पेपर में भी आया, मध्य प्रदेश की जो अगर कहा जाए वनोपज के ऊपर, ठीक है, वन संसाधनों के ऊपर। तो आप लघु वनोपज तो ये लिखिए पूरी, कई बार आपने पढ़ी होंगी, तेंदुपत्ता से लेकर अगर कहा जाए। तो आप खुद समझ कि उसने कहाँ से प्रश्न बनाना शुरू किया। मैं एक नहीं, सब मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आप देखोगे तो सीधे जो है वो अगर कहा जाए कट पेस्ट करके क्वेश्चन यहाँ से हमको जो है वो मिला। तो अगर हम इस पेपर में देखें तो 3.4 के दोनों क्वेश्चन, ठीक है, 3.3 के दोनों क्वेश्चन, यानी इनके तो जो अगर कहा जाए अब दोनों दोनों क्वेश्चन जो अगर कहा जाए यहाँ पर 3.2 पर चले गए। यहाँ पर 3.2 में जो अगर कहा जाए ये वाला खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाते हुए, अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट नहीं। बाकी तो जो चारों वाले अभी देखे वो तो डायरेक्ट, इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। हम सीधे जाएं मध्य प्रदेश के पेज 86, 89, 86, ये हम चले गए 86। अब आप देखिए, प्रश्न है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। प्रश्न को समझिए और देखिए कि अगर ये पढ़ते तो भी आंसर करते। आपने अलग से फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ रखा होगा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पीडीएस सिस्टम जमाने से चल रहा है। उसमें सुधार के लिए हमने टीपीडीएस भी लेकर आए, आरपीडीएस भी लेकर आए, अन्नपूर्णा योजना भी शुरू करी, ढेरों योजनाएं शुरू करी। अंततः भारत सरकार को लगा कि 2013 में कि भैया फूड सिक्योरिटी के लिए एक्ट बनाना पड़ेगा। और जब फूड सिक्योरिटी के लिए एक्ट बना तो उसमें पहली बार रेडरेसल मैकेनिज्म, जिसको अपन बोलते हैं निगरानी तंत्र, बनाया गया। स्टेट फूड कमीशन जो आपके सिलेबस में पहले था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राज्य खाद्य आयोग का प्रावधान था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे अपन फूड ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे, स्टेट लेवल पर कैसे फूड कमीशन काम करेगा, वो था। वहां से आप लिख सकते थे, ये एनसीईआरटी में पूरा एक आर्टिकल है फूड सिक्योरिटी के ऊपर उसमें। बट सपोज अपन इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होते तो ये पूरा आर्टिकल है खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ध्यान से देखो, खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाते हुए, क्या आप यहां से शुरू करते तो नहीं आ जाते कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 28 श्रेणियों के परिवारों को पात्र रूप से सम्मिलित किया गया, डैश डैश डैश, ये नीचे लिखा। हमने 45 चीजें लेकर आ गए। आपको देखा होगा कि पहले क्या होता था, नमक लोग बिना आयोडीन वाला खाते थे, एक से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उससे ग्वाइटर नाम की, घिंगा नाम का रोग जो है वो हो जाता था, क्योंकि हमारी थायराइड जो ग्लैंड है वो बढ़ने लगती है। अब सरकार ने क्या करा, आयोडीन युक्त जो है वो नमक, गड़ी वाले उसमें आयोडीन डाल के देने लगा। वो नमक जो है वो थोड़ा सा उसका कलर ब्राउनिश होता है। गड़ी का नमक ही खाते थे गांव के लोग पहले। वो घर लाते थे, उसको धो लेते थे, धो के आयोडीन को बाहर, नमक साफ एकदम चमकदार हो गया, यूज करें। अब सरकार को लगा कि यार क्या करें, तो उन्होंने फोर्टिफाइड करना शुरू किया, ऊपर से नहीं मिलाया, ऐसे फोर्टिफाइड कर दिया। तो आज आपके घर के नमक में से आप आयोडीन को अलग नहीं कर सकते। क्या आप सोचेंगे पानी में घोल दूं तो आयोडीन अलग हो जाए? नहीं, अब फोर्टिफाइड है। जैसे अगर आप कल सुबह सांची का दूध का पैकेट देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि भैया उसमें विटामिन ए डाल रहे हैं, विटामिन डी डाल रहे हैं, फोर्टिफाइड कर रही है सरकार। तो अब फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो शुरू हो गया। तो हमें ये समझ पड़ा कि खाद्य सुरक्षा के घटक जो हैं उसमें जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फोर्टिफाइड जो अगर कहा जाए फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, फोर्टिफाइड चावल प्रोवाइड करना। मुख्य मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री युवा जो है वो अन्न दूत योजना, ये जो अगर कहा जाए हम लेकर आए। वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सब आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये सब जो है अगर कहा जाए फूड सिक्योरिटी से ही जुड़े हुए। कई बार लोग कहते हैं कि एमएसपी भी फूड सिक्योरिटी। यस। अरे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदेगा कैसे होगी, प्रक्रिया क्या होती है? किसान ने खेत में धान लगाई,
उस धान को उसने सोसाइटी को बेचा एमएसपी के ऊपर। उस सोसाइटी की धान को लिया किसने? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो अदर जो भी योजना चल रही उसमें दी। इस तरह से ये पीडीएस के थ्रू हम तक आते। पर पीडीएस में लीकेज बहुत थे। उस लीकेज को अब जो है वो दूर करने की कोशिश जो है वो की जाए। पर हम कह रहे हैं, अब आप खुद दिमाग लगाओ और सोचो कि अगर मैं देखूं तो बड़े क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन यानी 3 नंबर, छोटे क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन यानी 35 नंबर, और उससे छोटे क्वेश्चन में अगर कहा जाए उसमें सबसे छोटे वाले में अपन ने कितने देखे थे? यहाँ से ये चले जाए, कहाँ से लिया था? ये यहाँ से 1.7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हुए 12। तो 30 + 35 + 12 लगा लो कितने हो गए? 30 + 35 + 12 कितने हो गए? बाकी तो ऑप्शन वाले तो मैं छोड़ ही रहा हूँ। मोटा मोटा 75 से ऊपर कूद गया। और सीधे कट पेस्ट पेपर है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। हाँ, अलग से मैं आपको जरूर जो अगर कहा जाए ये सब जो है, जैसे अब मैं आपको एक जाते जाते एक और चीज बता दूं। इकोनॉमिक्स को पढ़ते समय अगर आपकी वोकेब अच्छी नहीं, शब्दावली कहा जाए, तो आपको दिक्कत हो। जैसे ये हॉकिश लिख दिया ना, हॉकिश मॉनिटरिंग पॉलिसी। हॉकिश का मतलब होता है तीव्र। हॉक मतलब होता है बाज की एक प्रजाति होती है, जिसका मतलब है जिसकी आंख बहुत तीव्र होती है। तो हॉकिश जो अगर कहा जाए मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसका मतलब है कि सरकार ऐसी स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी बनाए कि कभी भी इन्फ्लेशन हो ही ना। आपको इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, अगर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी कोई देश बना रहा है, इन्फ्लेशन आने ही नहीं देगा, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी ज्यादा रखेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो भारत में तो बहुत रेयरिस्टिक है कि हॉकिश हम बनाते ही नहीं। अभी जो अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसको आप पढ़ोगे, उसमें भी हॉकिश की बात नहीं करी। उन्होंने कहा नहीं भैया, जो हम हॉकिश नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम स्टिक नहीं बना सकते, नहीं तो हमारे उद्योग खत्म हो जाएंगे। तो ये तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि भैया जो हॉकिश जो है वो मॉनिटरिंग पॉलिसी जो क्या होती है। तो आप अगर लिखते तो लिख देते कि ऐसी जो है अगर कहा जाए मौद्रिक नीति जिसमें ब्याज दरों को बहुत ज्यादा उच्च रखा जाता है और मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकने के लिए कठोर प्रयास उठाए जाते हैं। जैसे वो अपन कहते हैं ना कि हम किसी भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना। तो हॉकिश ऐसी, हॉक होता है बाज, तो बाज की आंख और वो चीते की चाल वाला डायलॉग है। तो हर समय अगर आज ऐसे समझ लो कि हॉकिश, मैं इसको समझा इसलिए रहा हूँ एक क्वेश्चन पे कि जब मैं आपको कराऊंगा पेपर तो आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। कि अगर हर समय आरबीआई ये वॉच करे, बिल्कुल बाज की आंख की तरह ध्यान लगा के देखे कि किसी तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ तो नहीं रही, और अगर जरा सी अगर कहा जाए बढ़े तो उसको रोक। तो ये हॉकिश। दूसरी होती लिबरल, बिल्कुल पोलाइट, ठीक है यार थोड़ा बढ़ जाएगा घट जाएगा चल जाएगा, उसको बोलते हैं डॉविश। डॉविश बोलते हैं कबूतर वाली नीति। कबूतर कैसी होती है? शांति प्रिय, सबका साथ सबका विकास। तो एक होती है डॉविश, एक होती है हॉकिश। कभी आप इंटरनेट पे टाइप करिएगा हॉकिश वर्सेस डॉविश जो है मॉनेटरी पॉलिसी, तो एक तरफ आपको बाज मिलेगा, एक तरफ कबूतर मिलेगा। इससे आप खुद अगर आप फोटो ही देख लेते हैं, अगर कहा जाए यहाँ पर एक सेकंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो एक मिनट बस रुकिएगा ना, मुझे थोड़ा सा, अभी मैंने आपके लिए खोल लिया। तो ये यहाँ पर मैं चला गया। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप पढ़ें तो चीजों को विजुअलाइजेशन से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हॉकिश वर्सेस डॉविश इन्फ्लेशन पॉलिसी, मुझे टाइप ही करना पड़ेगा नहीं तो आएगा नहीं इसके अंदर। ठीक है, मैं कर दूँ। ये मैंने ले लिया। अभी यहाँ पर अगर कहा जाए मैंने ये वर्सेस कर दिया, और वर्सेस में डॉविश चलाया। तो अभी आप अगर इमेज देखेंगे, सीधे इमेज पे आपको एक आध जगह इमेज ये देखिए, आपको दिख रहा है ये इमेज क्या करेगी? अगर आपने आज आज ये इमेज देख ली ना, आप जीवन पर्यंत हॉकिश और डॉविश नहीं बोलोगे। आपको दिख रहा है कि एक पॉलिसी बाज की तरह है और एक कबूतर की तरह है। भारत क्या बनाएगा अपने आप को, बाज के कबूतर? हम तो कबूतर की तरह ही पॉलिसी बनाने पे ज्यादा काम करेंगे। कारण ये है कि हमको सब वर्ग को देखना है। तो अब अगर आपने ये करा होता तो आप जो है अगर कहा जाए कि समझ जाते। तो ये क्वेश्चंस तो मैं आपको सब करा दूंगा। जैसे विशेष आहरण अधिकार 1969 में, ये 2020 के कोविड के बाद बहुत आया कि आईएमएफ के द्वारा
अपने सदस्य देशों के लिए विशेष आहरण अधिकार का प्रावधान है। और हर देश का उसमें एक वेटेज होता है कि कितना जो है उससे आहरित कर सकता है, और हम आज की स्थिति में कितना कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीज कहाँ देखोगे। आज की स्थिति में देखना है तो आप यहाँ सिंपल कीवर्ड टाइप कर लो विशेष आहरण अधिकार में, इंडियन फॉरेन रिजर्व आरबीआई। आज ये मैं जाते जाते आपको बता, ये आज की क्लास का उद्देश्य नहीं था। आज हमारा एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट में हमको कितना पावर है, हर देश की अपनी अपनी पावर होती है। हमारा लगभग 1.7 के आसपास से 2.6 के आसपास के बीच में चलता रहता है। अभी अच्छी स्थिति है यहाँ पे। तो अगर आप ये जाओगे तो आपको यहाँ से ये चीज मिल भी जाएगी। ये मैंने सीधे आपके लिए यहाँ से खोल दिया, ये आ गया, ये पढ़ लीजिए आप यहाँ। तो आज ये अभी जो है वो आपको दिख रहा है 11 अक्टूबर का सबसे लास्ट है एसडीआर, ये एसडीआर है हमारा स्पेशल ड्राइंग रेट यहाँ पर। तो ये लिखा हुआ है कि एसडीआर होल्डिंग द रिजर्व बैंक। तो आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ के द्वारा एसडीआर की शुरुआत की गई। आईएमएफ के एसडीआर की एक बास्केट होती है जिसमें कुछ करेंसीज ली जाती हैं, ये हम अलग से कभी एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। बट आज के पेपर का उद्देश्य जो था वो आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, जिससे आपको हम मतलब इकोनॉमिक सर्वे के जो अगर कहा जाए अच्छे एमसीक्यू की एक सीरीज चलाएंगे आप, बढ़िया मज़ेदार, मतलब आपको मज़ा आ जाए वैसे। और अगर इकोनॉमिक सर्वे का क्या रोल होता है वो देखना हो तो जिन लोगों ने ये वीडियो आज पहली बार देखा है वो जिन एमपीपीएससी प्री के पहले मैंने एक इकोनॉमिक सर्वे का एमसीक्यू का सीरीज शुरू किया था, 2 क्लास ली थी मैंने। अब वो देखिएगा, उनमें आपको आराम से 10 क्वेश्चन सीधे मिले, 10 सीधे, इधर उधर दौड़ लगाने की जरूरत नहीं, सीधे मिले। तो अभी आज के पेपर का उद्देश्य ये था कि अगर हम 150 नंबर की अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण को धीरे धीरे अच्छे से साल भर तैयार कर लेते हैं तो एक तरफा लगभग अगर कहा जाए 50 से 60% अंक उससे अर्जित कर सके। और भी क्वेश्चन में दिखाऊंगा जो ऊपर के हैं ना, ये वाले जो अगर कहा जाए ये मेक इन इंडिया, ये भी स्तंभ भी मिल जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आएंगे। ये अलग से मुझे अगर कहा जाए यहाँ पर औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, ये भी जो अगर कहा जाए, पर चूंकि अभी हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो जो डायरेक्ट आया उसके ऊपर फिर एक एक तरफा से शुरू करेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करा देंगे। अगर आप नीचे लिख दोगे करा दो तो करा देंगे धीरे धीरे करके। अभी तो इसके पहले हिस्ट्री का पहला पेपर सॉल्व कराया था ना, कराने में तो मेहनत तो लग गई थी लेकिन बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो हमने आगे के कराई। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबको। ईश्वर करे कि आप सबको सफलता मिले। बहुत ईमानदारी से मेहनत करिए, चीज़ों को पढ़ने का बस नजरिया बदल दिए, देखने के अप्रोच डेवलप कीजिए, आराम से आपका एग्जाम पकड़ में आएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। धन्यवाद आप सभी।